स्वागत है आपका योर हिस्ट्री गाइड चैनल पे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत क्यों और कैसे इस्लामिक कंट्री नहीं बना। दोस्तों, आपको इतिहास में दिलचस्पी है इसलिए आपने ये वीडियो ओपन किया। चलिए मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ। दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आप 1500 साल पहले किसी एक मिडिल ईस्ट कंट्री के नागरिक हैं। एक आम नागरिक जो मेहनत से काम करता है और अपने परिवार की देखभाल करता है, अपनी संस्कृति से काफ़ी जुड़ा हुआ है और हर त्यौहार को बड़ी हर्षोल्लास से मनाता है। अपने भगवान से मन्नतें भी करता है कि ये खुशी बरकरार रहे। मगर एक दिन एक विदेशी आक्रमणकारी की बहुत बड़ी फौज आती है और आपसे आपके धर्म और संस्कृति को बदलने के लिए कहा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मिडिल ईस्ट में हज़ारों सालों पहले। दोस्तों, बात 633 ईस्वी की है जब रशीदुन कैलिफ ससेनियन एम्पायर पर जंग का ऐलान करती है। दरअसल कैलिफ का मतलब खलीफा होता है जो पूरे मुस्लिम उम्मा या फिर कहे मुस्लिम ब्रदरहुड का नेतृत्व करता है। मुस्लिम्स के इतिहास में अब तक 4 कैलिफ ने मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व किया, जिसमें सबसे पहले रशीदुन कैलिफ आए, फिर उमायद कैलिफ, फिर अब्बासिद कैलिफ और सबसे आखिरी में ओटोमन कैलिफ आए। दोस्तों, रशीदुन कैलिफ का पहला खलीफा अबू बकर थे जो प्रोफेट मोहम्मद के उत्तराधिकारी भी थे। इन्हीं के नेतृत्व में पहली बार इस्लामिक फोर्सेस ने ससेनियन एम्पायर पर जंग का ऐलान किया था। ससेनियन एम्पायर दरअसल मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का एक विशाल साम्राज्य था जिसमें काफ़ी बड़े बड़े आधुनिक समय के देश शामिल थे। जैसे कि पहला महत्वपूर्ण देश पर्सिया था जिसे लोग आज ईरान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया देश था जिसे आज लोग इराक और सीरिया कहते हैं। इसके अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, बहरीन और यमन इस साम्राज्य का हिस्सा थे। दोस्तों, इस्लामिक फोर्सेस को मात्र 50 साल लगे इस विशाल साम्राज्य को जीतने में। इसके अलावा इस्लामिक फोर्सेस ने अफ्रीका के प्राचीन देश इजिप्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, इस साम्राज्य के नागरिकों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इन देशों का धर्म परिवर्तन कुछ सालों में नहीं हुआ, मगर एक सदी के अंदर ये लोग अपने संस्कृति और सभ्यता से इतने अलग हो गए कि शायद इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये कितने महान और प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थे। दोस्तों, अब तक आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया होगा कि कैसे एक भयंकर सैलाब ने पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया। अब उस सैलाब की नज़र हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान पे थी। दोस्तों, बात 712 ईस्वी की थी जब उमायद कैलिफेट का साम्राज्य अफ़गानिस्तान तक फैल चुका था और भारत का दरवाज़ा खटखटा रहा था। खलीफा अल वालिद की आज्ञा लेकर एक नौजवान आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम एक विशाल सेना लेकर सिंध पे आक्रमण किया। वही सिंध जो आज पाकिस्तान में है। कासिम के सिंध पर आक्रमण करने के कई सारे मकसद थे, जिसमें सबसे पहला मकसद था अपने खलीफा का भारत में विस्तार करना, जबकि दूसरा मकसद था समुद्री लुटेरों का सफाया करना जो अक्सर अरब के जहाज़ों को अरब सागर में लूटते थे, और तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण मकसद था भारत में इस्लाम फैलाना। दोस्तों, उस काल में सिंध पे एक ब्राह्मण साम्राज्य का शासन हुआ करता था जिसे चाचा साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। चाचा साम्राज्य के नाम पे ही चचनामा की रचना हुई थी, जिसमें इस साम्राज्य के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा गया है। जब कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया तब उस समय राजा दाहिर सिंध पे शासन करते थे। सिंध विजय के बाद राजा दाहिर का सर धड़ से अलग कर दिया गया और उस धड़ को बसरा नामक स्थान जो इराक में था के गवर्नर को भेज दिया गया। दोस्तों, चचनामा के अनुसार कासिम ने राजा दाहिर की 2 बेटियों को अपने साथ तोहफे के रूप में अरब के खलीफा के पास ले जा रहा था, जहां रास्ते में कासिम ने उनके साथ अनगिनत बार दुष्कर्म किया। जब उन 2 लड़कियों को खलीफा के सामने पेश किया गया तब खलीफा उन लड़कियों की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और कासिम से आदेश दिया कि उन दोनों को खलीफा के निजी शिविर में भेज दिया जाए। ये सुनते ही दोनों लड़कियों ने खलीफा से अपनी आपत्ति सुनाई और कहा कि वे अपवित्र हो चुकी है और खलीफा के लायक नहीं रही। खलीफा ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कासिम को जान से मारने का आदेश दिया। दोस्तों, राजा ताहिर की हार और उनकी बर्बरता से की गई हत्या के बाद भारत में कई राजा और कई योद्धा काफ़ी क्रोधित थे, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम इन्वेडर्स का सिंध पे विजय प्राप्त करने के बाद उनका आत्मविश्वास चरम पे था और वे लोग मान चुके थे कि जिस तरह मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और सिंध के जीतने के बाद वहाँ कब्जा किया, उसी तरह अब पूरे हिंदुस्तान में भी खलीफा का परचम लहरा देंगे।
लेकिन उन्हें तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि भारत में उनका बेसब्री से खातिरदारी करने की तैयारी चल रही थी। दोस्तों, जब इन्वेडर्स ने सिंध पे विजय प्राप्त किया था तब उस दौरान हिंदुस्तान कई अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था, जिसमें प्रमुख साम्राज्य गुर्जर प्रतिहार वंश था, जो आज के राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में शासन किया करते थे। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण साम्राज्य चालुक्य वंश था, जो आज के कर्नाटक, गुजरात तथा महाराष्ट्र पर शासन करते थे। फिर पल्लव वंश था, जो भारत के दक्षिण में शासन करते थे। इसके अलावा राजस्थान में राजपूतों का भी कई जगह शासन हुआ करता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुहिला वंश था, जिसका साम्राज्य मेवाड़ में हुआ करता था, जबकि कश्मीर में कारकोटा वंश का शासन था। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से कई युद्ध किया करते थे अपने वर्चस्व बनाने के लिए तथा अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। मगर जब इन्वेडर्स का खतरा हिंदुस्तान के ऊपर मंडराने लगा तो यही राजाओं ने एक साथ मिलकर एंटी अरब कॉन्फेडरेसी का निर्माण किया।